Welcome back. In earlier topic we have discussed type of companies and promoters. We are taking a short revision of earlier uh, lecture number 24, in which we have discussed about the holding company, subsidiary company, associate company, government company, foreign company, dormant company, निधि कंपनी एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज. हम लोगों को होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में समझाया गया था कि अगर ए लिमिटेड सपोज बी लिमिटेड में मोर देन 50% शेयर होल्ड करती है तो उस सिचुएशन में बी ए लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी. अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी में 51% से ज़्यादा शेयर होल्ड करती है तो उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी के फॉर्म में समझ रहे थे. कोई कंपनी इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी, उसको फॉरेन कंपनी समझा था हमने. निधि कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बनाई गई थी. और उसके बाद हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जिसको हमने आपको वेट बताया था कि सेक्शन 8 कंपनी के तरीके से भी आपको समझना है, याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज. एंड लास्टली वी हैव डिस्कस्ड PFIs, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें IDBI, एज LIC, UTI, इन सभी संस्थाओं के नाम हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव था इन कंपनीज को फंडिंग करना जो प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी. स्पेशल वेटेज हम लोगों ने लास्ट यूनिट में दिया था सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है. बेसिकली ध्यान रखिएगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन की जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक्सपर्ट पर्सन कंप्लीट करते हैं और वो उनको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरीज. कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से फाइनल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है और वो एलिजिबल होते हैं कंपनी से रिलेटेड सारे मैटर्स को डील करने के लिए. लेकिन कंपनी सेक्रेटरी इज़ अ पर्सन हु हैज़ एक्सपर्टीज इन कंपनीज एक्ट, बट ही विल क्रिएट अ कंपनी और ही विल come forward to create a company only when a person who want to his company get registered with the ROCs. जब तक कोई पर्सन जो अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है कंपनी सेक्रेटरी के पास नहीं जाएगा तो वो कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा. इसलिए जो पर्सन जिसके दिमाग में वो आइडिया आता है कि मुझे अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, उसको हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था प्रमोटर बोलते हैं. प्रमोटर वो पर्सन है जो कंपनी के फॉर्मेशन से जुड़ी हुई जितनी भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या कंपनी का नाम रखेंगे, कंपनी किस तरह का बिजनेस करेगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, किस स्टेट में कंपनी का प्रोडक्शन हाउस होगा, इस सारी चीज़ों को आइडिया क्रिएट करता है, फिजिबिलिटी स्टडी करता है, वो प्रमोटर होता है. और प्रमोटर अपना पूरा एक रफ आइडिया कंपनी सेक्रेटरीज को देते हैं, बताएंगे सर हम ये काम, हम अपनी कंपनी IT सेक्टर में कंपनी बनाना चाहते हैं, IT सेक्टर में सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे, हम एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली में होगा, इस तरीके से आइडिया देंगे, तब वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पूरे के पूरे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे. अब इस यूनिट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट, स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. की कंपनी बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमको पूरे करने होते हैं वो पढ़ेंगे और आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, सेक्शन 3 में कंपनीज का फॉर्मेशन किया जाएगा, बताया जाएगा कि कंपनीज क्या होती हैं. तो ये आपको बताया गया है कि सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. कह रहे कंपनीज एक्ट 2013, उसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, अब कंपनीज एक्ट 2013 है, तो उसमें आपको कंपनी के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है वो बता रहे हैं, समझाया गया है. मैंने आपको पहले भी बताया, प्रमोटर को ध्यान रखिएगा, वो पर्सन है जो कंपनी बनाने के एक आइडिया, किस सेक्टर में कंपनी बनाएगा, किस पर्पस के लिए कंपनी बनाएगा, लेकिन बनाने का काम कौन करेगा, वो उस फील्ड का जो एक्सपर्ट यानी कि कंपनी सेक्रेटरी. इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी
any 7 or more person can form a company for any lawful purpose. lawful purpose हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक्स में पढ़ चुके हैं. by subscribing their name to the memorandum and complying with the requirement of this act, मतलब Companies Act, in respect of registration. कहना अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो कोई भी 7 लोग मिलकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. In exactly the same way, 2 or more person can form a private company or one person where company to be formed in the form of one person company यानी OPC. तो प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 लोग, 1 पर्सन कंपनी बनानी है सिंगल पर्सन, एंड अगर पब्लिक कंपनी बनानी है इन दैट केस वी रिक्वायर मिनिमम 7 पर्सन. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मतलब इनकॉर्पोरेशन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, हमने आपको पहले भी बार हर लेक्चर में ऑलमोस्ट मैं यही बोल रहा हूँ कि इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन सर्टिफिकेट आरओसी इशू करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इशू करेगा. तो उसको जब तक कंपनी के हाथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आ जाता तब तक हम लोग उसको इनकॉर्पोरेटेड नहीं मानते हैं. सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर to be followed for incorporation of a company. Filing of the document and information with registrar. रजिस्ट्रार वो पर्सन है कि जो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट करेगा, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ग्रांट करेगा, आपको मतलब आपकी कंपनी को ग्रांट करेगा. फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग documents and information are required to be filed with the registrar with whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated. कोई भी रजिस्ट्रार है, जैसे हमारे यहाँ यूपी की हम बात करें तो हमारे यूपी का जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कानपुर में बैठते हैं. अब नोएडा में कोई कंपनी है, उसका रजिस्ट्रेशन होना है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कानपुर के पास भेजने पड़ेंगे. तो अब क्योंकि हमारे रजिस्ट्रार का जुडिक्शन नोएडा से लेके पूरे यूपी में फैला हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय द ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम. प्राइवेट कंपनी में 2 लोगों को सब्सक्राइबर चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 एंड 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन चाहिए होता है. तो मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट होता है. क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे. एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रिपेयर करेंगे वही कंपनी सेक्रेटरी से, और वो उस पर सब्सक्राइबर्स के नेम लिखे होंगे और वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट किया जाएगा. हम लोग पढ़ रहे हैं फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विथ द रजिस्ट्रार. और पहले चीज़ आई कि हमको मेमोरेंडम साइन करना, सारे मेंबर्स जो भी कंपनी के प्राइमरी मेंबर्स होंगे वो साइन करेंगे और वो मेमोरेंडम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जिसके जुडिक्शन में हमारा ऑफिस आएगा वहाँ पे हम सबमिट करेंगे. नेक्स्ट है डिक्लेरेशन. अ डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज़ एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, एन एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी. कौन इन्वॉल्व है कंपनी को बनाने के लिए? कोई एडवोकेट इन्वॉल्व है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व है, कंपनी सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन्वॉल्व है. वो अपना डिक्लेरेशन देगा. मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट डिक्लेरेशन सबमिट करूँगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा उस डॉक्यूमेंट में कि सर आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपनी एंड माई रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस एंड दिस. कंपनी सेक्रेटरी होंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, एडवोकेट्स होंगे, लॉयर्स होंगे वो अपना देंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट होंगे तो वो अपना देंगे. ठीक है. एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, डायरेक्टर और मैनेजर, कौन पर्सन डायरेक्टर बनेगा उसका भी नाम देना पड़ेगा. दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स. देखिए कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं. तो एक सिंगल पर्सन जो लॉ के बारे में एक सामान्य सी जानकारी रखता है तो इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है तो वो
इन प्रोफेशनल्स जो कि एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, एडवोकेट्स इनकी राय लेगा और ये बताएगा कि हाँ हमने ये डिक्लेरेशन सबमिट कर दी कि साहब हम ही ने जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सब करेक्ट है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर, यानी कि पर्सन। पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2 और ओपीसी में 1 सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम proposed name as the first director if any in the articles. Declaration from the each of the subscriber, वो 7 लोगों में से किसी एक का नाम बताया जाएगा कौन कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। That he is not convicted in any offense in connection with the promotion, formation or management of the company. जो पर्सन डायरेक्टर बनने जा रहा है वो डिक्लेरेशन सबमिट करेगा कि वो इससे पहले किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई किसी तरह की कोई इरेगुलरिटी नहीं हुई थी। ठीक है, आगे ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी, मैं डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी, नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफिसेंस और ऑफ एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट। एंड थर्ड, एंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स filed with the registrar for registration of the company contain information that is correct and complete. ये simply declaration है, ये documents just आपके study purpose से दिए गए हैं। ये सारे के सारे documents ROC के ऑफिस में सबमिट करे जाएंगे, जो भी एक्सपर्ट जो कंपनी का काम देख रहे होंगे। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर ऑफिस इज एस्टेब्लिश, अभी कंपनी बनी नहीं है तो आरओसी को कोई कम्युनिकेशन करना होगा तो किस एड्रेस पे कम्युनिकेशन करेंगे वो बता रहे हैं। और द पर्टिकुलर्स नेम इंक्लूडिंग सर नेम और फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी ऑफ एवरी सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, जो 7 लोग थे पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 2। द पर्टिकुलर्स नेम इंक्लूडिंग सर नेम, फैमिली नेम्स ऑफ द डायरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ डिन समझ लीजिए ये क्या होता है। कोई भी पर्सन कंपनी में अगर डायरेक्टर बन रहा है तो उसके पास डिन होना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, अगर ऐसी किसी कंपनी के आप डायरेक्टर बनने जा रहे हैं तो आपको पास डिन होना चाहिए। डिन कहाँ से अप्लाई होगा? CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी और सिक्योरिटी लिमिटेड के पास। जो भी पर्सन डायरेक्टर बनना के इच्छुक हैं या किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो उनके पास डिन होना कंपलसरी है। जब हम लोग डिजिटल सिग्नेचर पढ़ेंगे तो डिन के बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे IT एक्ट में। नेक्स्ट, द पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स। देखिए इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी आपने बनाई है तो कंपनी में ऐसा तो नहीं कि आपकी होल्डिंग ज़्यादा हो, आप 20% से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो तो उसको वो इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म other firm or bodies corporate along with their consent to act as a director of the company in such form and manner as may be prescribed। कहते हैं कि आप किसी को डायरेक्टर, सपोज मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बन रहा हूँ तो मुझे अपनी फर्म में बोलना पड़ेगा कि भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं तो आप पहले अपनी फर्म से परमिशन लेके आइए कि क्या आप डायरेक्टर बन सकते हैं। या मैं किसी कॉलेज में लेक्चर देने जाता हूँ तो मुझे कॉलेज से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ तो क्या मैं बन सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपको पास डिक्लेरेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आपके पास 8 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की और आप किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर भी बनते हो, एक बार में 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरी नहीं कर सकते। वो डिस्कशन है यहाँ पे। नेक्स्ट है इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार साहब देखेंगे सारी फॉर्मेलिटीज़ कंपनीज एक्ट की पूरी कर ली गई है कि नहीं। जब पूरी हो गई होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा। आज के डेट में कायदे में मुझे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको शो करना चाहिए था। आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गूगल पे ढूंढ सकते हैं, बड़े इजीली अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बड़ा सिंपल सा सर्टिफिकेट होता है जिस पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिल जाता है, कंपनी की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, कंपनी इज़ ए
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या पढ़ के आ रहे डेफिनेशन में, तो जब कंपनी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो लीगली बन के बाहर आ जाती है कि कंपनी फॉर्म हो गई है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया यानी कि अप्रूवल हो गया। अब आपका नेम अप्रूवल हो चुका है, आपकी कंपनी बन, नेम अप्रूवल तो बात की बात है, कंपनी फॉर्म हो चुकी है। और जब कंपनी फॉर्म हो गई तो उसकी आइडेंटिटी क्या है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सिन नंबर। उसके बेसिस पे आप अपनी कंपनी का क्या खोलेंगे? बैंक अकाउंट, पैन नंबर लेंगे। जब पैन नंबर आपके पास आ जाएगा तो आप कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। और फिर जब आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे तो पढ़ा होगा कि अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो TDS के रेट्स वगैरह जस्ट डबल अमाउंट से काटे जाएंगे, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रार ने सारी फॉर्मेलिटीज़ चेक कर ली, सारे हमने लीगल फीस जमा कर दी कंपनी बनाने की। ऑन एंड फ्रॉम द डेट मैंशनड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन the registrar shall allot to the company a corporate identity number which shall be a distinct identity for the company and which shall also be included in the certificate। जैसे हम लोगों का कोई नाम है, आपका नाम है शिव शंकर सपोज, तो शिव शंकर नाम आपके घर वाले रिलेटिव फ्रेंड्स जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिव शंकर को जानती है उनके आधार नंबर से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको शिव शंकर जी को जानता है किस नाम से? उनके पैन कार्ड से। शिव शंकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली तो ROC शिव शंकर प्राइवेट लिमिटेड को आइडेंटिफाई करेगा उनके कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर से, ये ध्यान रखिएगा। मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल्ड टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर द एक्ट। जो भी आपने कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उनकी कॉपी जब तक कंपनी बंद ना हो, हम नहीं चाहते कंपनी बंद हो कभी भी, क्योंकि हम लोगों को तो पढ़ाया गया अकाउंट्स में क्या, द बिजनेस ऑफ द कंपनी या बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हम ये मान के चल रहे हैं कंपनी एक बार बन गई तो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑल पर्सन हु मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट by the name contained in the memorandum. Such a registered company shall be capable of exercising all the functions of an incorporated company under this act and having perpetual succession and common seal। perpetual succession का मतलब होता है कि लोग कंपनी में ज्वाइन करेंगे, रिटायरमेंट तक रहेंगे और अपनी सर्विसेज देके चले जाएंगे, लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में बनी रहेगी। ये परपीचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे कंपनी बन गई, जिन लोगों ने कंपनी बनाई थी, जो पहले सबसे पहले डायरेक्टर हो सकता है 1 साल बाद वो रिटायर हो जाएं, कंपनी छोड़ के चले जाएं, तो दूसरे लोग आएंगे वो कंपनी को आगे लेके जाएंगे, तो वो होता है परपीचुअल सक्सेशन। अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी है तो कंपनी अपने नाम में प्रॉपर्टी बाय कर सकती है, बिजनेस शुरू कर सकती है, वो सारी चीज़ें इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में समझाया गया है। हैविंग परपीचुअल सक्सेशन विद पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, tangible and intangible, to contract and to sue and to be sued by the said name। इसीलिए आपको एक होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है RPG ग्रुप, शायद आप लोगों का नाम मालूम हो, उनकी लिस्टेड एंटिटी है KEC इंटरनेशनल, CA टायर और म्यूज़िक कंपनी भी उनकी है। उन्होंने उसकी एक होल्डिंग कंपनी बना दी, उसका नाम रख दिया सुमित सिक्योरिटीज़। कभी सर्च करने का मौका मिले तो पढ़िएगा। आगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, भाई साहब बार बार मेमोरेंडम की बात हो रही थी, डिक्लेरेशन की बात हो रही थी। नाउ व्हाट इज मेमोरेंडम, वो हम लोग देख लेते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज अ चार्टर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफाइंस इस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा डॉक्यूमेंट है
जो कंपनी की पावर को डिफाइन करता है, कंपनी क्या कर सकती है, क्या बिजनेस करेगी, कहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो क्या बिजनेस नहीं कर सकती, वो सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन होती। ऑब्जेक्ट और रजिस्ट्रेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज फाउंड, कंपनी हमने क्यों बनाई, किस पर्पस के लिए बनाई, ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम में डिफाइन होगा। इट enables shareholders, creditors and all those who deal with the company to know what is the power and what activities it can engage in. A memorandum is a public document. देखिए, whenever a document is filed with the ROC, it becomes a public document. Anyone can inspect such document by paying a specified amount. Suppose if you want to inspect a company, आप किसी कंपनी का इंस्पेक्शन करने चाहते हैं, तो then simply go to the website of the ROC, pay stipulated fees and inspect the documents. तो मेमोरेंडम एक बार हमने सबमिट कर दिया ROC में, इसका मतलब है कि हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया और हर लोग पर्सन को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। द शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हम लोगों को मीटिंग में भी फिर रिवाइज होगा। लास्ट पॉइंट, द शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस, स्टैच्यूटरी मीटिंग जब हम लोग करते हैं क्यों करते हैं उसी के बारे में डिस्कशन होगा यहाँ पे। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, one of the most important topic, and this topic is mostly asked in the examinations in details or in short notes. Doctrine of ultra virus means a company is registered or incorporated for the purpose of infrastructure development. Example, I am just giving an example. A company is registered with the object to promote the infrastructure activities in India. So in that case, that company can go in civil aviation industry और chemical manufacturing industry, जिसको आजकल हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं फार्मा सेक्टर में। API जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, क्या उसमें जा सकती है? नहीं जा सकती है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी का है तो आप फार्मा सेक्टर में काम नहीं कर सकते। अगर आपको फार्मा सेक्टर में काम करना तो आपको अपने मेमोरेंडम को अमेंड करना होगा। वही चीज़ है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, आपका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कंपनी के मेमोरेंडम के अगेंस्ट है, तो उस सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। In the case of company, whatever is not stated in the memorandum, please mention not stated in the memorandum as the object or power is prohibited by the doctrine of ultra virus. Doctrine मतलब सिद्धांत, अल्ट्रा वायरस मतलब देखिए अल्ट्रा और वायरस लिखा हुआ ना, ये वेरीज जो वेरिएशन शब्द है उससे लिया गया है। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग वायरस की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स कॉपीज में स्पेलिंग लिख देते हैं इसकी। वेरिएशन से एक शब्द लिखा गया कि हमारा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर काम का, हम जा रहे हैं कहाँ, फार्मा सेक्टर में। क्यों जा रहे हैं, हमारा वेरिएशन क्यों हो रहा है, ये वही चीज़ है। ठीक है, इफ़ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस यानी बियॉन्ड द पावर है, तो क्या होगा, हमारी एक्टिविटी को क्या होगा, वाइड हो जाएगी। द डायरेक्टर्स ओनली द शेयर होल्डर कैन रेटिफाई इट, रेटिफाई मतलब अगर चाहें तो शेयर होल्डर्स इस चीज़ को रेटिफाई मतलब पुष्टिकरण कर देना, इसको अप्रूव कर सकते हैं। The rule is meant to protect shareholders and the creditors of the company. अल्ट्रा वायरस मतलब आर्टिकल्स, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। मेमोरेंडम इज द कॉन्स्टिट्यूशन और द चार्टर, बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स बाय लॉज बाय विच अ कंपनी इज टू बी गवर्न। As per section 25, articles mean the articles of association of a company as originally framed or as altered from time to time. जैसे आपने पहली बार बनाए तो वो हो सकते हैं, या आप आर्टिकल्स को चेंज करते रहते हैं। Actually, articles of association of the company contains internal rules and regulations of the company. ठीक है, जैसे internal rules and regulation, अब आपको अपने कंपनी, आपकी फार्मा की कंपनी, अब आपको अपना कोई केमिकल बनाना है, उससे कोई रिलेटेड मेडिसिन बनानी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए। सप्लायर से कोई मतलब नहीं है, आपके पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, कंपनी के इंटरनल मैटर है। ये वो इसी के बारे में बात, इसी से रूल बनाया गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरेंडम, तो अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सिंपली ये बताता है कोई सप्लायर है, सपोज
एक सीमेंट का सप्लायर है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो उसको ये मालूम है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की तरह से रजिस्टर्ड हैं, तो आपके पास पर्टिकुलर एरिया में कंस्ट्रक्शन करने का लाइसेंस है। अब ऐसा नहीं है कि उसने सीमेंट सप्लाई कर दिया लेकिन आपके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल नहीं था, आपका काम रुक गया था, सप्लायर से कह रहे हैं कि साहब हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। नहीं, उससे कुछ लेना देना, आपका इंटरनल मैटर आप डील करिए। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट बी एज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी। ही कैन सिंपली एज्यूम दैट ऑल द रिक्वायर्ड थिंग वर गेट डन प्रॉपरली। आउटसाइडर को मतलब नहीं है, इंटरनल रूल्स आप अपने देखिए, आपको कंप्लीट करना है सारी चीज़ें। स्टेक होल्डर नीड नॉट इंक्वायर वेदर द नेसेसरी मीटिंग्स वॉज कन्वीन एंड प्रॉपरली। ये सब मीटिंग्स के बारे में कह रहे हैं, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट शुरू करना उसके लिए मीटिंग वगैरह आपने करी थी कि नहीं करी थी, वो सारी चीज़ें। द डॉक्ट्रिन हेल्प्स प्रोटेक्ट एक्सटर्नल मेंबर फ्रॉम द कंपनी एंड स्टेट दैट द पीपल आर इंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग आर एज पर डॉक्यूमेंट सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आउटसाइडर ये मान के चल रहा है आपने सारे इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आरओसी के पास सबमिट किया है। तो इन समरी हम ये कह सकते हैं, हम लोगों ने कंपनी को पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी, टाइप ऑफ कंपनीज पढ़ी, प्रमोटर के बारे में जाना, आर्टिकल्स को समझा, मेमोरेंडम को समझा, और अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो होगा प्रमोटर के बारे में। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस स्लाइड। एंड इफेक्ट एंड मेमोरेंडम के बारे में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। सिंपली सी बात है कि जब आर्टिकल्स रूल्स रेगुलेशंस बन गए, कंपनी भी रूल्स रेगुलेशन की तरह से फॉर्म करी जाती है, तो हम उसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपनी कंपनी को आगे लेके जाएंगे। सो दिस इज़ द फाइनल conclusion of your this topic. Now we will proceed our next topic, that is promoter.